स्वागत है आपका स्टडी स्प्रिंग चैनल पे। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन को, जो जीके और जीएस बेस्ड होगा। ये एसएससी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके एसएससी जीडी और ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको कंपाइल करके दिए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इसके 3 सेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देखिए। और आप जिस तरीके से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें रोज नया मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस तैयार करने के लिए। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो दिया जा रहा है वो है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख एक साथ मिलता है। क्वेश्चन किया गया आपसे कि ऋग्वेद में जो मंडल है 10.5 मंडलों में से कौन सा एक मंडल है जिसमें से जो है वो वर्ण जो होते हैं 4 वर्ण, उसका उल्लेख जो है एक साथ मिलता है। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्ण जो होते हैं उसका एक साथ आपको उल्लेख देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किसके द्वारा होता है। देखिए, जब जो भी वेद है उस सारे वेद का उच्चारण जो है वो ऋषियों के द्वारा होता था, उनका स्पेसिफिक नेम होता था। उसी तरीके से ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे वो जो उच्चारण करते थे उस ऋषि का क्या नाम होता था, ये पूछा जा रहा है आपसे। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर होत्री ऋषि हो जाएगा। ऋग्वेद का जो उच्चारण करते थे उनका नाम होत्री ऋषि होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शूद्रों का उल्लेख किस सूक्त में आपको देखने को मिलता है ऋग्वेद के। आंसर कीजिएगा आप लोग। शाक्य सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त और निम्नलिखित में से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। शूद्र जो है वो सबसे नीचे में आता था, और यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसका आज भी ट्रेंड चला हुआ है। इस पे एससी एसटी के लिए बार बार ट्रेंड में रहता है ये। तो जब आप एंशिएंट क्वेश्चन जब उठाया जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको याद करके रखिएगा। पुरुष सूक्त जो है उसमें सबसे पहले शूद्रों का आपको जो है वो उल्लेख देखने को मिल जाएगा, तो राइट आंसर ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महमूद गजनवी का जब आक्रमण हुआ था उस वक्त कन्नौज का शासक कौन था। आंसर कीजिएगा। महमूद गजनवी जब आक्रमण किया था उस वक्त कन्नौज का शासक कौन था। आंसर कीजिएगा आप लोग। चोल का उस वक्त कन्नौज पर किसका शासन हुआ करता था। चोलों का शासन हुआ करता था, चालुक्य का शासन, प्रतिहार का, या निम्नलिखित में से कोई नहीं। टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जिस वक्त महमूद गजनवी आक्रमण किया था उस वक्त कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी। नागपाल, शिशुपाल, गोपाल और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये एग्जाम एसएससी वाले लोग जान करके पूछते हैं, और इस एग्जाम को अगर आप देखिएगा किसी भी ऐसे बुक को उठा के जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। गोपाल ने जो है वो पाल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। 1992, 1914, 1987 और 1191। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल, कुछ लोग ये जो 1900 वाला सेशन है इसको देख करके एक बार ऐसा आंसर मारेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी में 1191 में तराइन में जो युद्ध हुआ था वही युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध कहलाया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जो है वो हार गया हुआ था और पृथ्वीराज चौहान जीते थे। लेकिन 1192 में जैसे ही दूसरा युद्ध होता है इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्तरकालीन मुगल काल में शासक निर्माता के नाम से किसे जाना जाता है। बिल्कुल पहले ही आ गया इसमें आंसर आपका। इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल काल में जो है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। हुसैन अली खां जो था वो बिहार का जो है वो बोले तो शासक हुआ करता था, ठीक है, बिहार का। और ये जो है वो आगरा का हुआ करता था। ये दोनों भाई थे और ये मेसोपोटामिया से आए हुए थे। ये मेसोपोटामिया से आए हुए थे। और यहीं पे क्या होता है कि फर्रुखसियर जो है वो क्या करता है। फर्रुखसियर जो है वो यहाँ जो बहादुर शाह था, सॉरी, जो बहादुर शाह इसका जो तीसरा बेटा था, इसका जो तीसरा बेटा था उसका नाम था अजीम उल शान। इसके बेटा को क्या करता है कि अपने तरफ मिलाता है
अजीम उल शान, और यहाँ पे क्या करता है कि यही जो है अजीम उल शान के बेटा को अपने तरफ मिलाता है। फर्रुख सियर का नाम, फर्रुख सियर जो है वो अजीम उल शान का बेटा होता था, और यही फर्रुख सियर क्या करता है कि ये जो है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को अपने साथ मिलाता है और जहांगीर शाह की मृत्यु करवा देता है और अपने को शासक घोषित कर देता है, जो 1713 से लेकर के 1719 तक शासन करता है। ठीक है, 1713 से लेकर के 1719 तक शासन करता है। छोटा सा हिस्ट्री था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसके शासन काल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई हुई थी? किसके शासन काल में बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई हुई थी? बहादुर शाह, जहांगीर शाह, फर्रुख सियर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। फर्रुख सियर के समय में ही क्या होता है कि बंदा बहादुर को पकड़ लिया जाता है। ठीक है, ये आपको 1715 में पकड़ा जाता है, और 1715 में पकड़ लिया जाता है, और 1716 में इसको क्या होता है, 1715 ईस्वी में इसको 740 समर्थकों के साथ पकड़ा जाता है, और फर्रुख सियर इसको बोलता है कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। ये नहीं स्वीकार करता है तो 1716 ईस्वी में इसको फांसी देकर के मार दिया जाता है। इसके साथ ही फर्रुख सियर के समय में ही सिख विद्रोह का अंत हो जाता है। तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की पहली शाही फरमान किसके द्वारा दी गई हुई थी? अंग्रेज जो है उसको बंगाल में व्यापार करने की शाही फरमान किसके द्वारा दी गई हुई थी? तो एक चीज आप याद रखिएगा कि अंग्रेजों को सबसे पहले व्यापार करने का जो अधिकार मिला था वो मिला हुआ था 1717 ईस्वी में। तो इसमें 1713 से लेकर के और 1719 तक फर्रुख सियर का शासन था, तो जरूर फर्रुख सियर के समय में ही अंग्रेजों को सबसे पहले बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिला हुआ था। और इसके पीछे एक रीजन था कि एक शिष्टमंडल जो है वो फर्रुख सियर के दरबार में आया हुआ था। इसमें हैमिल्टन नाम का एक जो है, इसमें हैमिल्टन नाम का एक सर्जन हुआ करता था, और फर्रुख सियर को एक फोड़ा हो गया। इस फोड़ा का इलाज करवाता है हैमिल्टन, और इससे खुश होकर के फर्रुख सियर 3000 रुपए का शाही फरमान लेकर के इसको व्यापार करने का अधिकार दे देता है। और इस तरीके से सबसे पहली बार 3000 रुपये वार्षिक जो है वो देने के बदले में अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने का अधिकार मिलता है फर्रुख सियर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? आंसर कीजिएगा। सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। ऑप्शन है आपके पास रफीउल दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। आंसर कीजिएगा आप लोग। उत्तरकालीन मुगल काल में जो है वो किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे, किंग मेकर के नाम से जाने जाते थे हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां। तो इनका जो वर्चस्व था वो मोहम्मद शाह के शासन तक बहुत जबरदस्त हुआ करता था, और इसी समय में मोहम्मद शाह के समय में ही क्या हुआ था कि हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को मार दिया गया हुआ था। तो ये जो है फर्रुख सियर के बाद रफीउद्दौला आया, फिर रफीउल दर्जात आया, तब मोहम्मद शाह आया। तो यहाँ पर जो दो शासक थे ये दोनों सबसे कम समय तक शासन करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो किंग मेकर जो हुआ करते थे, ये हुसैन अली खां अब्दुल्ला खां, इनका वर्चस्व था और जिसको चाहते थे उसको गद्दी से उतार देते थे। तो इस कारण से जो है रफीउल दर्जात जो था वो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार किस तरीके का है? आंसर कीजिएगा आप लोग। मंदाकिनी आकाशगंगा का आकार किस तरीके का है? गोलाकार, सर्पिलाकार, वृत्ताकार और निम्नलिखित में से कोई नहीं। ये 6th क्लास के स्टूडेंट भी आंसर देंगे इसका, और इसीलिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है 6 to 10th तक का ही, कि आप ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर दे पाए। टाइम अप होता है, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम मंदाकिनी है, और मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे आकाशगंगा के सबसे चमकीली तारे का नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। हमारे आकाशगंगा के सबसे चमकीले तारे का नाम क्या है? ओरियन नेबुला, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सी ऑफ ट्रैंगुलिटी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। एक ऑप्शन को हम हटा देते हैं, सी ऑफ ट्रैंगुलिटी। नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले जिस जगह पर जो है वो पैर रखे थे उसका नाम पड़ा था सी ऑफ ट्रैंगुलिटी, और ये चांद पर स्थित है। ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप कवर कर लीजिए। बाकी दो में से दीजिए आंसर कि हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन सा है। टाइम अप होता है, राइट आंसर का हो जाएगा। ओरियन नेबुला जो है वो हमारे आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? आंसर कीजिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? बुध, शुक्र, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो जो लोग एग्जाम में क्वेश्चन आंसर दे रहे होते हैं या एग्जाम दे रहे होते हैं, उनको मैं बोलता हूं कि सबसे पहले जब क्वेश्चन आप पढ़े तो आप अपना पूरा दिमाग कंसंट्रेट उस पर करें
कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दे रहा है। इसमें से ये जो भी है ये सारे ग्रह हैं और एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो तारा है। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी ही होगा। राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्रुव तारा किस ओर दिखाई देता है? एक बात आप क्लियर हो जाइए कि ध्रुव तो दो ही है, एक होगा उत्तरी ध्रुव और दूसरा होगा दक्षिणी ध्रुव। बीच का जो भी आंसर होगा वो गलत है और इसमें से कोई एक आपको चुनना है, या तो ये दोनों होगा या फिर इसमें से कोई एक सही या एक गलत होगा। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। ध्रुव तारा कभी भी उत्तरी ध्रुव की तरफ ही दिखाई देता है और एक ही जगह पे ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में देखने को मिलता है आपको? छठी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, चौथी अनुसूची और निम्नलिखित में से कोई नहीं। अनुसूचित क्षेत्र जो होता है जिस पे राष्ट्रपति रूल बना सकते हैं, उस पर प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? टाइम होता है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। यह पांचवी अनुसूची में है। कुछ लोग इसका आंसर छठी अनुसूची देते हैं जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाएं हैं उसको शामिल किया गया हुआ है आठवीं अनुसूची में। और वो कितनी भाषाएं हैं ये बोला गया हुआ है। भाषाएं तो बहुत सारी हैं हमारे देश में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जिन भाषाओं का वर्णन किया गया हुआ है वो कितना है। और भाषाई आधार पर जो है वो राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ था। तो इस कारण से भाषा आठवीं अनुसूची में जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इस भाषा पर अगर चाहे तो राज्यों के पुनर्गठन की बात फिर से की जा सकती है। इस कारण से भाषा का इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पर। और भाषा जो होती है ये सारे 22 भाषाओं में एग्जाम को कंडक्ट करवाने का पावर होता है, जो भी अथॉरिटी होती है उसकी। तो इस कारण से जो है वो क्या होगा कि पूछा जाता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, तो टाइम अप होता है। राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। 22 भाषाएं। और चाहे तो इस तरीके का रूल हो सकता है कि इन 22 भाषाओं में एग्जाम कंडक्ट हो सकता है, लेकिन एग्जाम कंडक्ट केवल 2 भाषा में होता है। या तो उस जगह का जो अपना प्रॉपर लैंग्वेज होता है वो, और दूसरा जो होता है वो इंग्लिश होता है। या फिर एलिजिबिलिटी में इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का एलिजिबिलिटी वहां पर दिया जा सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति होता है तो उसको मराठी जानने का कंपल्सन दिया जा सकता है। तो इस कारण से 22 भाषाओं के बारे में जानना हमें जरूरी है, जो 8वें अनुसूची में मेंशन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नगर पालिका के कार्यों को किस अनुसूची में उपबंधित या निबंधित किया गया हुआ है? आंसर कीजिएगा। 11वीं अनुसूची, 14वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। एक ऑप्शन इसमें से आप हटा सकते हैं। 14 अनुसूची तो है ही नहीं। 12 अनुसूची हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें जो है वो 11वीं अनुसूची जो है वो हमारे यहाँ जो है वो पंचायत के बारे में बताता है हमें। ठीक है, पंचायत के गठन के बारे में। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका के गठन के बारे में बताता है। तो राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में कहां से लिया गया हुआ है? मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चीजों को अडॉप्ट किया गया हुआ है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे चीजों को अडॉप्ट किया गया, फिर दूसरे देश से अडॉप्ट किया गया हुआ है। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य को कहां से अडॉप्ट किया गया और कब लागू किया गया हुआ था ये हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन ये कहां से लाया गया हुआ है ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टाइम अप होता है। इसका राइट आंसर आपका सोवियत संघ हो जाएगा। हमारे देश में मूल कर्तव्य होना चाहिए, ये दिमाग अगर कहीं के कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके आया था तो वो सोवियत संघ का कॉन्स्टिट्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आपात प्रबंध जो है वो उसका विचार भारतीय संविधान में कहां से आया हुआ था? 352 होना चाहिए, 360 होना चाहिए और 356 होना चाहिए। इसमें से 352 होना कहा, किस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया हुआ है इसको, राष्ट्रीय आपात? टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर ख हो जाएगा। जर्मनी से लिया गया हुआ है और जर्मनी के संविधान को हम लोग बीमर संविधान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? आंसर कीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, इंडियन इकोनॉमी, वो इतना पुअर है, इसके पीछे रीजन क्या है? शिक्षा, कृषि, जनसंख्या, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग। बिल्कुल आंसर करते हुए चलिएगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जनसंख्या। आपके पास जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, ये बहुत सीमित मात्रा में है। और सीमित मात्रा में होने के कारण जब आपके पास जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है उसका जब प्रेशर इसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ेगा तो होता क्या है
कि एक तो पारिवारिक तौर पे आप संगठित नहीं हो पाएंगे, दूसरी बात जब पूरा देश का परिवार अगर संगठित नहीं होगा, वो सुरक्षित नहीं होगा, इसके साथ ही वो बीमार रहेगा या फिर उसके जो शिक्षा का लेवल है वो कम होगा, तो इससे उस देश का पिछड़ापन आगे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए पॉपुलेशन हमारे देश के अर्थव्यवस्था को पिछड़े होने में एक अहम भूमिका निभाती है। इसके बाद के चीजें आती हैं एक एक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था के लक्षण क्या है? आंसर कीजिएगा आप लोग। क्या उसमें निवेश का लाभ से लोग प्रेरित होता है, निवेश करते हैं, लाभ होता है तो इससे प्रेरित होता है लोग। प्रतिस्पर्धा इसमें ज्यादा होती है, या फिर उत्पादन के साधनों का गतिशील होना बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। तो राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। ये सारी चीज आपको बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त निवेश होता है और लोग लाभ कमाते हैं तो फिर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं। प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है, कोई लोग 2 लाख रुपए से दुकान खोल करके 20 करोड़ रुपया कमाते हैं, और कोई लोग ऐसा सोचता है कि हम 20 करोड़ से खोल करके दुकान और 40 करोड़ रुपया कमाएंगे। तो स्पर्धा इसमें ज्यादा होता है। इसके बाद उत्पादन साधनों का गतिशील इसमें होना आपको देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? मिसलेनियस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। 1 जनवरी, 12 जनवरी, 26 जनवरी या 24 जनवरी? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिएगा आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेंड में चल रहा होता है, बिल्कुल टाइम अप होता है इसका, और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका घ हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 जनवरी किस राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? राज्य की स्थापना दिवस जनवरी से लेकर के, और एग्जाम जब तक आपका नहीं होता है तब तक वो आप कवर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर राज्य का स्थापना दिवस या फिर जो भी इम्पोर्टेंट डे होता है वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे आपको, जिससे कि आपके एग्जाम में जो स्टैटिक जीके बन करके आएगा वो आपके, और मिसलेनियस जीके वो कवर हो पाए। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। जो भी राज्य है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन सारे का स्थापना दिवस जो है वो 21 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? हमारे स्टूडेंट में बहुत सारे लोग शांति निकेतन में पढ़े हुए होंगे, और हर एक जगह पर इसका जो है वो शाखा आपको देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो जो लोग पढ़े हैं उनके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। टाइम ऑफ होता है, राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर कीजिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोतीलाल नेहरू, और फिर है यहाँ पर मोतीलाल नेहरू। तो आंसर कीजिएगा जवाहरलाल नेहरू, बंकिम चंद्र चटर्जी, लाला हरदयाल और मोतीलाल नेहरू। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घ। मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। लाला हरदयाल के तरफ जो भी लोग आंसर देते हैं गलत है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते थे, तो सारे को कवर करवाया गया। लेकिन लगा कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर ग्लोबल लेवल पर कीजिए, क्योंकि आज आपके सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल को। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो सेशन नंबर 5 होगा आपका, जो जीके और जीएस का होगा। इक्वल इंपॉर्टेंट होगा एसएससी एस्पिरेंट के लिए जो जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, और ग्रुप डी के एस्पिरेंट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।